यस सर। अच्छा, गुड। हाँ मदिहा, मिर्जा कहाँ तक पढ़ाई हुई थी? मिर्जा बाबू कहाँ तक हुई थी? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बताया था सर। सर पी ब्लॉक के बारे में थोड़ा बताया था सर आपने, वो ग्रुप 13 18 to तक बता 18। दिया था। जी जी। 13 to 18 बता दिया था। यस सर। पूरा नाम लिख दिया था 17 18 तक। हेलो, जी सर, पूरा 18 तक लिख दिया था आपने, वो बता दिया था कि कौन सा मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब लिखिए डी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, बहुत सारी जगहों पर ये भी लिखा रहता है n-1d और वन से 10 ns 1 से 2। लेकिन आपको मालूम है कि जब मैंने एक्सेप्शनल केस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में पहला डीएम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपको 4d10 5s0 है। याद है सबको एक्सेप्शनल केसेस में? बताइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। पहला डीएम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आप याद रखें। तो द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज दिस। बोलिए, लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। ये फर्स्ट स्लाइड है जिन्होंने
ये फर्स्ट स्लाइड है, जिन्होंने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताइए, ले लिया? यस सर। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। डी ब्लॉक को कितने सीरीज में बांटते हैं, जल्दी बताइए। 3 सर। 3 सीरीज में। हाँ, पहले ये भी लिखिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट is also called transition element। कोई पूछे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, तो गौर से सुने। द एलिमेंट इन विच d orbital is partially filled in ground state or in combined state। ग्राउंड स्टेट या कंबाइन स्टेट दोनों में से किसी एक में भी उसके डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो। और कंबाइन स्टेट, कंबाइन स्टेट का मतलब हुआ इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की ये मॉडर्न डिफिनेशन है, जिसका डी ऑर्बिटल क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो। रेडमी के नाम से कौन है, आप प्लीज अपना पूरे नाम लिखें। रेडमी के नाम से कौन है प्लीज? लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर।
देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपको ये याद रखना है, जिसको कहते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज में स्कैंडियम टू जिंक। अब इसमें मैं पूरा एलिमेंट का नाम नहीं लिखूंगा, वो आगे पूरा डिटेल में आएगा ही। डी ब्लॉक का रेडियस वगैरह जब पढ़ेंगे हम लोग, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा याद करने का तरीका। अभी तो चूंकि सिर्फ आप ये 30 है, और 4D सीरीज में आपको आर्गन 3D1 4s², आर्गन 3D10 4s² तक होता है। 4D सीरीज एक होता है जिसको हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। जब भी आपको क्या है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, तो आप समझेंगे 4D सीरीज। 4D सीरीज में जो एलिमेंट होता है इटीरियम 39 टू कैडमियम 48, ठीक है। तो मतलब क्रिप्टन है 5s² 4D1 से लेकर क्रिप्टन 5s² 4D10, और लास्ट है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 5D जो है उसमें लैंथेनम टू Hg 57 से लेकर 80। लेकिन याद रखना 57 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो 72 है। फिर आपको इस तरह है 58 से 71 वो F ब्लॉक एलिमेंट है। हाँ लिख लिया सारे लोगों ने। हाँ लिख लिया, जल्दी बताइए। जी सर हो गया। यस सर। चलिए हाँ एक लास्ट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इम्पोर्टेंट टॉपिक सर। F ब्लॉक एलिमेंट में पहला पॉइंट लिखिए, द जनरल configuration of तो ये वही है एक्सेप्शनल केस की वजह से। देखिए एक्सेप्शनल केस की वजह से डी में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। बाकी F ब्लॉक के लिए F में ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि F ब्लॉक में बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल था। F ब्लॉक एलिमेंट
can be divided into two series। पहला है लैंथेनॉइड सीरीज, और मैं बता चुका हूं लैंथेनॉइड सीरीज में कोई बता सकता है कहां से कहां? मैंने पिछले क्लास में बताया था, इस बैच में सेरियम टू बताइए। ल्यूटियम, हैं? सेरियम से सर हाँ, 57 सेरियम 57 से 71 58 याद रखो, जी जी वहाँ से 71 71। कौन सा पीरियड था? 6 पीरियड, जी थर्ड ग्रुप। ग्रुप थर्ड। जब भी 58 से 71 रहा है डायरेक्ट कॉस 6 पीरियड, 59 60 कोई उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब हम एटॉमिक साइज वगैरह पढ़ेंगे ना तो सारे एलिमेंट का नाम वहां लिखेंगे आपको, क्योंकि वहां दोबारा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। लिख लिया सारे लोग यहाँ तक? लैंथेनॉइड सीरीज में कहाँ से होंगे? हो गया सर। उसके बाद आपको था सर एक्टिनोइड। स्लाइड हाँ दिखा। अच्छा, ओके ओके। जी सर हो गया। एक्टिनोइड सीरीज में आपको होगा थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103, 7th पीरियड एंड थर्ड ग्रुप ये भी होगा। चलिए अब आप आइए, ये बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। तो देखिए पीरियड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाला चैप्टर बहुत मजबूत होना चाहिए। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आपको इसमें मालूम होंगी, क्योंकि मैं बेसिक से ही पढ़ाता हूँ। तो ये बेसिक बातें आपको बता दी गई, कौन किस पीरियड में है, क्या है, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए आप। यस सर। यस सर। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो का कंसेप्ट बहुत ज्यादा आएगा। एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक है स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। इन दोनों को आप समझ जाएंगे तो इनऑर्गेनिक में आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शनल केसेस, एटॉमिक साइज का एक्सेप्शनल केसेस में ये दो का बहुत बड़ा रोल है। और आपको बताया जाएगा कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। ध्यान देना अच्छे से आपको। पी ब्लॉक में आप देखते हैं ग्रुप 13 के साइज में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, टॉप टू बॉटम बनना चाहिए। गैलियम में क्यों एक्सेप्शनल केस है? यही केस 14 में क्यों नहीं है? तो लॉजिक है सब में, एक्सेप्शनल इसलिए कहा जाता है, नॉर्मल ट्रेंड से डिफरेंट है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो कंसेप्ट है आपको हर ब्लॉक का आपको अच्छे से आना चाहिए। इस ये अगर आपने समझ लिया तो आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज के एक्सेप्शनल केस को याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो मैं सबसे पहला टॉपिक जो लेता हूं, टॉपिक डालिए थोड़ा ब्रीफ सबको करते हुए, तब फिर हम एटॉमिक साइज बनाएंगे। टॉपिक डालिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दो कंसेप्ट पहले पढ़ लेते हैं, इफेक्टिव और शील्डिंग, उसके बाद एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग पढ़ेंगे Z इफेक्टिव,
तो देखिए जेड इफेक्टिव क्या है, सारे लोग ध्यान दें। जेड इफेक्टिव कुछ नहीं है, आपको मालूम है एक होता है न्यूक्लियर चार्ज, एक केमिस्ट्री में होता है न्यूक्लियर चार्ज। और देखिए न्यूक्लियर चार्ज जब भी बोला जाए केमिस्ट्री में, याद रखेंगे, मैं पॉइंट वाइज लिखाता हूं, द एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन present in nucleus is called nuclear charge, मतलब Z, ये एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन है। लेकिन आप गौर से सुनिए, जब आपके किसी भी एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बताओ यहां पर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगेगा कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ या ना? अरे बोलिए। यस सर। हाँ, जब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जैसे मिसाल के तौर पर Na+10 है आपके पास, लिखना नहीं है, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, तो पूरा 11 प्रोटॉन एक आदमी को मिलकर मार रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, ये अट्रैक्शन। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नहीं आता है। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एग्जैक्टली Z के बराबर, जितना प्रोटॉन नंबर है वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ, वही न्यूक्लियर चार्ज हुआ। लेकिन खुद सोचिए, जब हम सोडियम की बात करेंगे तो अब सोडियम में 11 प्रोटॉन तो हैं, लेकिन 3 शेला बाग है। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप बताइए, गवाही दीजिए कि अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि इनर शेल की वजह से रिपल्शन भी है? जल्दी बताएं। दोनों है? दोनों अरे दोनों है, वेरी गुड, दोनों है। तो अब देखिए, आपको सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस लेना है, कंफ्यूज नहीं होना। आप किसी सोसाइटी में जाते हैं, बॉडीगार्ड मेन होता है, वही बॉडीगार्ड, गेटकीपर, तो वही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉडीगार्ड है ये, वही सब कुछ को फील करेगा। तो यहाँ 11 प्रोटॉन का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रॉन रिपल भी कर रहा है, ये खींच रहा है प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसको रिपल भी कर रहा है। इसलिए याद रखिए, मैं जो कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली क्या है, कंबाइंड इफेक्ट है अट्रैक्टिव फोर्स का और रिपल्सिव फोर्स का। इसलिए याद रखेंगे कि यहां पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो 11 प्रोटॉन से कुछ कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बोले तो इसको एक लाइन में समझो कि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से कम, मतलब सोडियम में प्रोटॉन 11 है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो 11 से कम होगा। यहां जो है 11 का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर 11 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं होगा, इनर शेल रिपल भी करेगा, जिससे नेट अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा। हाँ, अट्रैक्टिव फोर्स ही नेट ज्यादा रहेगा, लेकिन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कंपैरिजन में यहां कम हो जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यही कहते हैं, द नेट पॉजिटिव, जैसे वेक्टर में कहते हैं ना, दो अपोजिशन होता है तो रिजल्टेंट लेते हैं, द नेट पॉजिटिव चार्ज experienced by outer electron is called effective nuclear charge, मतलब which is less than actual nuclear charge। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 12 से कम होगा, पूरा 12 का 12 प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगेगा।
तो याद रखना है आपको कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आता है। बताइए यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताएं। यस सर। तो लिखिए द नेट पॉजिटिव चार्ज, और एकदम क्लास मिस नहीं करेंगे, इसमें बहुत अच्छे से मैं एक्सेप्शनल केस को याद करवाऊंगा। पूरा एटॉमिक साइज पूरी केमिस्ट्री का, ये नहीं कि पीरियोडिक टेबल में जो एनसीईआरटी में है, पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। आपको ये लगेगा ये सर इफेक्टिव क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो पढ़ चुके हैं। आपको एक आध क्लास के बाद मजा आएगा, इसलिए बेसिक से पढ़ें और रेगुलर क्लास करें पीरियोडिक टेबल का, तब पी ब्लॉक डी ब्लॉक मजबूत होगा। द नेट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैं बेसिक से ही पढ़ाता हूं। द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन, की जो चीज आप भूल गए हैं वो आपको याद हो जाए और कंसेप्ट याद हो। द नेट पॉजिटिव एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम is called effective nuclear charge। ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, which is less than nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज ऊपर लिख दिया मैंने, जो न्यूक्लियर चार्ज से कम होगा, कि आप किसी को अच्छे से समझा सकें। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। लिख लिया, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। कंक्लूजन, पहला डॉट Z इफेक्टिव लेस देन Z, दूसरा डॉट Z इफेक्टिव कंक्लूजन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ये है कंबाइंड अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स, ये कंक्लूजन हुआ। अब हम चूंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर भी पूछता है, अब क्या अफेक्ट है साइज पर, वो बात में बताया, अभी कोई साइज उसकी बात नहीं करेंगे आप। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का साइज में क्या रोल है वो सब हम लोग पढ़ेंगे साइज में। अभी बस ये सब बीच बीच में बताई जा रही है कि आपको अच्छे समझ में आए। चलिए बताइए, सबको समझ में आ गया यहाँ तक, जल्दी बताएं आप। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो ये हुआ कंक्लूजन। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए। चूंकि एनसीईआरटी के एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन दिया है ऑर्डर लिखने के लिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा, तो हो सकता है उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए। तो टॉपिक डालिए फैक्टर अफेक्टिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझा? तो पहला आपके पास है कि देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसको समझ गए थे, शील्डिंग इफेक्ट भी इसी तरह समझिएगा। वैल्यू ऑफ एन, एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, याद रखिए। लेकिन वैल्यू ऑफ एन के लिए है फॉर सेम सबशेल, अगर हो सबशेल अगर हो सेम हो तो आप एन को देखेंगे। देखिएगा सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन है इस पर, तो आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, मेन है कंसेप्ट भी आना चाहिए और एनसीईआरटी का क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए। अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतना ही इनर शेल आएगा, उतना ही इनर शेल आएगा, तो आपको जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए भाई। एक है, एक शेल है, जैसे जैसे शेल बढ़ा तो बताओ साइज भी बढ़ेगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो इनर Yes, शेल भी, sir. वेरी गुड। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। तो जैसा अगर आपको क्वेश्चन दे
कि 3s है एंड 4s है। डायरेक्ट बोलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है? 3s का। 3s ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, मतलब ये 4d है 5d है तो 4d का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ये मतलब हुआ। अगर आपको सब शेल सेम है, इनको देख लीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? तो आप देखिएगा इस तरह आपको आना चाहिए। अरे बोलिए ना, आगे बढ़ें। यस सर। हाँ, दूसरा है टाइप्स ऑफ सबशेल। अगर डायरेक्ट से क्वेश्चन दे कि बताओ किसका इफेक्टिव है, तो हम इस तरह देखेंगे। साइज पर, आयनाइजेशन पर क्या है वो एक अलग बातें हैं, वो हम बाद में बात, चूंकि आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ जेड इफेक्टिव पे नहीं डिपेंड करता, बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, साइज भी। बस सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन हो 3s 4s में किसका है, तो हम n को देख लेंगे। अब आइए टाइप्स ऑफ सबशेल। टाइप्स ऑफ सबशेल का मतलब अगर n की वैल्यू सेम हो तो हम टाइप्स ऑफ सबशेल को देखेंगे। वैल्यू ऑफ n इज सेम, तो बस जो ज्यादा नियरर होगा तो ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव जो होगा, खुद सोचिए क्या होगा, s का, फिर p का, फिर d का, फिर f का। s का, p का, d का, मतलब ये कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 2s और 2p है, ऑब्वियसली ये ज्यादा नजदीक है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा फील होगा, समझा? उसी तरह आपको पूछा जाए कि भाई 3p है और 3d है, तो आपको 3p का ज्यादा होगा। बोलिए, आया सबको समझ में कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. लिख लिया तो बताइए। हो गया सर। अब मैं आपको ये बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। Z effective and periodic trend, गौर से सुने। मतलब ये हुआ कि ये है आपके पास पीरियड। देखिए पीरियड में आप क्या जानते हैं, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो गौर से सुनिएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। लेकिन शेल जो होता है वो सेम रहता है, रिमेन्स द सेम। बोलिए हाँ या ना, वैल्यू ऑफ n सेम रहता है? कोई Yes, बोल ही sir. नहीं रहा है। हाँ, वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल नंबर रिमेन सेम। चेक कर लो, लिथियम से बेरिलियम जाओ 2s मिलेगा, समझा? बेरिलियम से बोरॉन से बेरिलियम, या बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, सब में लास्ट में 2s, किसी में 2s 2p 2s 2p 2s 2p यही मिलेगा, मतलब n की वैल्यू सेम, समझा? तो गौर से सुनिएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। इसलिए आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है। और याद रखिएगा जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ता है, समझा, पीरियड में, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और साइज छोटा। तो अभी साइज की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पूछे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज, वैल्यू ऑफ n सेम। तो खुद सोचिए जब वैल्यू ऑफ n सेम है तो प्रोटॉन नंबर, तो बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, प्रोटॉन ही नंबर है ना, तो
नेट प्रोटॉन नंबर, नेट पॉजिटिव चार्ज। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। बताइए आया सबको समझ में यहाँ तक? Yes, sir. अब आइए ग्रुप। अच्छा बताइए सारे लोग, ग्रुप में क्या हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? जल्दी बोलिए सारे लोग। Decrease. मेघना आप बताइए। लेफ्ट डिक्रीज होगा, बिकॉज शेल इंक्रीज होंगे। हाँ, यहाँ देखिए एटॉमिक, सारे लोग सुनिएगा, लिखिएगा नहीं, 1 मिनट वक्त दीजिए। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और नंबर ऑफ शेल भी बढ़ेगा, हाँ या ना? और गौर से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट के दरमियान के पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर बढ़ेगा। नहीं, यहाँ भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। मैं लिख रहा हूं हिंदी में, तेजी से नहीं बढ़ेगा। मैं डाटा दे रहा हूं आपको, तेजी से नहीं बढ़ेगा। गौर से सुनिए अच्छे से। इनऑर्गेनिक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग चीजें, हम लोग कंबाइन कर देते हैं। इफेक्टिव बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ शेल नंबर बढ़ रहा है तो दूरी बढ़ रही है, इफेक्टिव तो बढ़ेगा। मैं डाटा दे रहा हूं आपको, लिथियम से सोडियम आएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। साइज इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तेजी से नहीं बढ़ेगा। चूंकि यहाँ शेल सेम है इसलिए हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। ये अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि पीरियड में क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो बहुत 90% स्टूडेंट लिखते हैं कि घटेगा। समझा? तो यही कंसेप्ट रॉन्ग है। तेजी से, इसलिए मैं जब साइज पढ़ाऊंगा और आयनाइजेशन एनर्जी, तो आपकी इनऑर्गेनिक बहुत मजबूत हो जाएगी। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से, इसलिए आप कहेंगे या तेजी से नहीं बढ़ा तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा। समझा? अब मैं आपको डाटा से भी समझा रहा हूं कि डाटा से आप समझिए। समझा? कि लिथियम से सोडियम जब आप आते हैं, अब देख लीजिए बोरॉन है, ग्रुप 13 में भी है। जैसे मैं आपको लिख रहा हूं, लिखना नहीं है, डाटा बस समझाने के लिए है कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1.2 है। आप किसी भी बुक से देख लीजिए। सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2.5 है। देखिए बढ़ रहा है इफेक्टिव, कहां घट रहा है, बस स्लोली इंक्रीज हो रहा है, पीरियड में शार्पली इंक्रीज हो रहा है। तो हर चीजें इनऑर्गेनिक जो है वो एक्सपेरिमेंट डाटा, कंसेप्ट और डाटा दोनों को मिला के पढ़ना है। हम लोगों को लगता है पीरियड में साइज घट रही है तो इफेक्टिव बढ़ गया, तो नहीं, इफेक्टिव और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शार्पली इसलिए इंक्रीज हुआ, और देन हमने लिखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि एन सेम है, दूरी नहीं बढ़ रही है। इसलिए आप डाटा में देख लें, यही चीजें आप देखिए। मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं, पोटेशियम का देखिएगा बहुत कम 3.4, देखिए बढ़ तो रहा है, आप जाके चेक कर लें। यही आप ग्रुप 15 में सॉरी ग्रुप 13 में जब जाते हैं तो देखिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ध्यान दीजिएगा बोरॉन का 2.4 देखिए कम है, और जैसे एल्युमिनियम जाते हैं तो शार्पली इंक्रीज, इसलिए गैलियम की साइज छोटी, एल्युमिनियम की बड़ी हो जाती है, डी में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कोई भी अब अगर पूछे कि बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पीरियोडिक ट्रेंड बताओ, तो कहिए पीरियड में भी बढ़ता है और ग्रुप में भी बढ़ता है, लेकिन पीरियड में उतना तेजी से बढ़ता है और ग्रुप में तेजी से नहीं बढ़ता, लेकिन बढ़ता तो दोनों में है। मैं
इसलिए लिखा कि आपके माइंड में सेट हो। चलिए पहले बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। मेघना आई आपको समझ में? यस सर। ये लिख लीजिए। अब मैं आपको शील्डिंग, अभी सब में साइज का रूल सब आगे पढ़ेंगे, अभी हम तेजी से नहीं बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। लिख लिया? और अभी घबराने नहीं, इफेक्टिव के बारे में ये मैं उसका पर्सनली डिस्कशन किया हूँ। ये सब बातें अभी आएंगी, ये सब चीजें सिर्फ इसलिए बताई गई हैं कि आपको अच्छे से आए। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हाँ चलिए, अब बस एक चीज और पढ़ लेते हैं जल्दी से। ये 2 का बहुत रोल है इनऑर्गेनिक में, शील्डिंग इफेक्ट। तो बस वही है जो अभी आपने पढ़ा न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। सारे लोग ध्यान दीजिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो न्यूक्लियस और इनर शेल के बीच में कोई नहीं है। जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है आपके पास तो बस वही है। तो अब यहां पर ये समझिए कि मैं ऐसे डायग्राम बना के समझाता हूं। ये है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाकी जो इसमें आपका है ये समझिए कि बचा रहा है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये इनर शेल जो है वो न्यूक्लियस को ढक लिया। तो शील्ड माने होता है बचाना, न्यूक्लियस को ढक देना। तो इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा कि नहीं? जल्दी बताएं हाँ या ना। शील्डिंग की वजह से जल्दी बोलें। Yes, sir. इनर शेल, अब 3 चीजें शील्डिंग इफेक्ट में, 3 बातें दिमाग में रखिए। न्यूक्लियस, इनर शेल, आउटर इलेक्ट्रॉन। कौन शील्ड कर रहा है? इनर शेल। किसको शील्ड कर रहा है? आउटर को। बचा रहा है, किससे बचा रहा है? न्यूक्लियस से। तो शील्डिंग इफेक्ट का भी बहुत रोल होगा इनऑर्गेनिक में, समझा? तो यहां मैं आपको अच्छे से लिखवा देता हूं कि तो नीचे लिखिए, शील्डिंग माने ढकना, बचाना। द शील्डिंग ऑफ, मैं बस रिवीजन के गर्ज से ये टॉपिक पढ़ाया हूं। आउटर इलेक्ट्रॉन, हाँ Mm. 你慢点就连到了去，生活这个慢忙里头本来要叫我那么做。 shielding of outer electron from the nucleus. The shielding of outer electron from the nucleus due to the presence of, भाई फ्राइडे को क्वेश्चन डिस्कशन होता है, जो लोग नहीं आते हैं उनका नुकसान है। फ्राइडे का दिन सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन होता है, तो आया करें, प्रैक्टिस होगी तो ही अच्छा होगा, यादें होंगी जल्दी जल्दी। अगले फ्राइडे को भी रिडॉक्स रिएक्शन की ही डिस्कशन है दोबारा। द शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यू टू द, बस यही है समझने के लिए। आप मान लीजिए ये आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, समझा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आपको खींच रहा है, बीच में ये इनर शेल जो है वो न्यूक्लियस को ढक दिया। तो बस मतलब यही है, एकदम साफ है। अब इसमें अच्छे से समझना है कि इनर शेल जो है इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा।
बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. गुड, लिख लिया, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। अब आइए, फैक्टर अफेक्टिंग द शिल्डिंग इफेक्ट। अफेक्ट कहिए या शिल्डिंग एबिलिटी कहिए, कुछ भी, बचाने की क्षमता किसमें है, तो याद रखिएगा ये वैल्यू ऑफ एन पर डिपेंड करेगी, शेल पर भी, और याद रखो सब शेल पर भी। शेल को भी ढकने की क्षमता होती है और सब शेल को भी ढकने की क्षमता होती है, सारे लोग ध्यान दें। तो शील्डिंग एबिलिटी जो है, मैं अभी बता रहा हूं आपको एकदम एग्जांपल देकर, शील्डिंग एबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। खुद दिमाग लगाओ, ये न्यूक्लियस है और ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है। N4 तुम्हारा है वैलेंस शेल। बताओ, तीन चीजें तुम्हारे बाद में, शील्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। बताओ, N1 न्यूक्लियस को आसानी से ढकेगा कि N3 न्यूक्लियस को आसानी से ढकेगा? बोलो, कौन ढक रहा है? N1. N1. N1। तो भाई जितना नजदीक होगा, अगर कोई टेररिस्ट आएगा, अटैक करेगा, तो N1 ही सही से बचाएगा। उसका रीजन है, जितना क्लोज होगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। और आप बोर मॉडल नहीं पढ़ा, जितना नजदीक होगा वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, एकदम तेजी से वहीं पर। जितना दूर जाता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती जाती है, न्यूक्लियस का उस पर इफेक्ट कम होता जाता है। तो न्यूक्लियस को ढकेगा वही जो उसके नजदीक होगा। मतलब अगर डायरेक्ट पूछे 1s 2s 3s, तो डायरेक्ट कहिए शील्डिंग 1s की ज्यादा। डायरेक्ट जब क्वेश्चन कहे, इस तरह भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 2p 3p 4p, तो कौन अच्छे से ढकेगा? 2p। अभी सब शेल सेम है, समझा? तो जितना नजदीक होगा वो आसानी से ढकेगा, समझा? आपको कोई कहेगा 3d10 है 4d10 है, कौन ढकेगा? 3d10 ढकेगा आसानी से। अरे बोलिए ना। यस Yes, सर। sir. तो जितना n नजदीक, ये दिस इज द कंसेप्ट शील्डिंग इफेक्ट का। तो कोई जरूरी नहीं कि शील्डिंग का एप्लीकेशन ही क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट शील्डिंग की एबिलिटी पूछ दे, बताओ इसमें ऑर्डर। एक तो हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड शील्डिंग और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पढ़ते हैं कि साइज में क्या है, फलाना चिलाना। एक है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इसमें शील्डिंग एबिलिटी का ऑर्डर लिखो, बताओ इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर लिखो, समझा? उसका एप्लीकेशन बेस्ड तो है साइज और आयनाइजेशन, वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले डायरेक्ट वाला भी कंसेप्ट समझें कि डायरेक्टली जब आएगा तो आपको क्या आंसर देना है। आगे बढ़े, बताइए। Yes, sir. शेल के फॉर्म में याद रखिए, शेल के फॉर्म में जितना n की वैल्यू सेम, जितना न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो इतना आपको आना चाहिए। अब आइए कि दूसरा है आपका अफेक्ट है टाइप्स ऑफ सबशेल। सबशेल को भी ढकने की टेंडेंसी होती है, शेल भी ढकता है और सबशेल भी ढकता है, दोनों ढकेगा, समझा? तो अब गौर से सुनिए कि कौन सबसे अच्छे से देखता है। तो ये डिपेंड करेगा पेनेट्रेशन पर, जो ज्यादा नजदीक होगा। पेनेट्रेशन, आप पढ़िएगा ना, पेनेट्रेशन अफेक्ट, पेनेट्रेशन ऑफ सबशेल। तो बताओ न्यूक्लियस के नजदीक कौन सा सबशेल होता है? S, फिर P,
फिर डी, फिर एफ। तो मैं वही कह रहा हूं, गौर से सुनिए, दोबारा सुनिए। जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा ना, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होगी, वहां स्पीड ज्यादा होगी, वहां स्पीड ज्यादा होगी। इसलिए जब सबशेल के बारे में पूछा जाए तो एस का शील्डिंग, इसलिए याद रखिए इस दोनों को कहा जाता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और इस दोनों को कहा जाता है नॉर्मल या इफेक्टिव शील्डिंग। ये बहुत अच्छे से इसलिए आप पढ़िएगा, डी और एफ में शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो गई तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, ये सब पढ़िएगा आप। पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये सही से बच्चा नहीं पाता है। अरे बोलिए ना, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना न्यूक्लियस के नजदीक उतना, यार याद रखिए वही है, जितना दूर जाएगा तो इसको कहते हैं दूर जाना, डिफ्यूज, बड़ा एरिया होगा, डिफ्यूज्ड हो गया, डिफ्यूज शेप होता है इसका। बिगर एरिया, बिगर एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होती, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसलिए डी और एफ जो है डिफ्यूज शेप की वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। लार्जर एरिया, डिफ्यूज का मतलब होता है लार्जर एरिया, और जो नजदीक होता है ना न्यूक्लियस के, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, एकदम न्यूक्लियस के पास रहता है वो, डी और एफ दूर रहता है। अरे बोलिए हाँ या ना, समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. अगर आपसे पूछ दे 4s 4p 4d 4f, सबका n की वैल्यू सेम है, तो आपको 4s 4p 4d 4f, दिस इज द शील्डिंग इफेक्ट। तो अब आगे बढ़े, सबको अच्छे से समझ में आ गया हाँ या ना? और यहाँ पर एक और एरो, हाँ एक और एरो बना दीजिए। बहुत ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होती है, डी और एफ की बहुत पुअर होती है। सबसे पुअर एफ की, लेकिन दोनों को पुअर ही कहा जाएगा। बताएं, आगे बढ़े, सबको अच्छे से यहाँ तक आ गया? बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया? वेरी गुड। चलिए अब हम, मेरा जो कंसेप्ट अब होगा वो 3 चीजों पर कंसंट्रेट करना है आपको। वो 3 चीज ये है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए कल की क्लास नहीं छोड़नी है, समझा? वो है आपका एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। अब यहां से शुरू हुआ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर लास्ट में कुछ मेन है, रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांजिशन, इनर, वो सब की मैं लास्ट में डिफिनेशन लिखवाऊंगा। तो यहाँ देखें सारे लोग, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? हाँ बताइए सर 3s और 2p में किसकी ज्यादा होगी? किसमें? 3s और 2p। 1s, देखिए मैं बता देता हूँ, जब भी ना समझ में तो 1s 2s 2p 3s। आप किसका पूछ रही हैं? 2s, वो 3s 2p। 2p। न्यूक्लियस के नजदीक कौन है? 2p। 2p। तो अब ये बच्चा आएगा, ये दूर हो गया, n की वैल्यू अगर अलग है तो अब देख लीजिए नजदीक कौन है, जो नजदीक होगा वो ज्यादा घेरेगा, ठीक है? सिर्फ SPDF पूछे ऐसे तो भाई, अब ऐसे एक बात बताइए, कोई पूछ दे कि 7s और 2p, तो हमेशा थोड़ी ना कहेंगे 7s का s का, अब ये बहुत दूर हो गया ना, तो नियरर टू द न्यूक्लियस, मैंने क्या कंसेप्ट किया, जो नजदीक होगा, नहीं तो अपने वर्ड में लिख लीजिए, जो नजदीक होगा वो आसानी से ढकेगा। ऐसे पूछा जाए SPDF में तो DF की शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, ओके? अब यहाँ 2p है तो 2p ज्यादा नजदीक है। अरे बोलिए 3s वैलेंस शेल हो जाएगा तो ये अब ढकेगा, ये भी ढकेगा, ये भी अच्छे से ढकेगा, तीनों ढकेगा न्यूक्लियस को, समझा कि नहीं? तो ये है, नेट देखना है कि नजदीक कौन है। जैसे मैं अभी आपको सिखाया, जैसे एक बात समझिए, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में भी आपको कोई क्वेश्चन दे दे, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 3p 5s 4d किसका ज्यादा है? देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में भी देखिए क्या था, जो नजदीक था, तो आप कहिए नजदीक कौन है? 3p। अब इसका इफेक्टिव ज्यादा नजदीक,
नजदीक को देखना है आपको। हाँ 2p3s 2p2s तो आपको मालूम है 2s का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, अब यहाँ 3p का ज्यादा, नजदीक है ना, इस पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। ओके, नजदीक देखना है, नियरर टू द न्यूक्लियस। ओके, यस सर। हाँ और S और P की शील्डिंग इफेक्टिव होती है, नियरर टू द न्यूक्लियस वो ज्यादा ढकेगा। यही अब मैं जब साइज को पढ़ाऊंगा ना तो और अच्छे से आएगा, समझा? ये तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। चलिए, एटॉमिक रेडियस क्या होता है सबको मालूम है, हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग बताइए। एटॉमिक रेडियस पार्टिकुलर एटम का निकालना मुश्किल, पहले थ्योरी भी समझिए, क्योंकि पेपर में ये मत समझिएगा और हम लोग उस पॉइंट को नेग्लेक्ट करके जाते हैं और डायरेक्ट हम लोग मेन पॉइंट को पढ़ लेते हैं। आपको नहीं, देखिए एटॉमिक रेडियस की डिफिनेशन पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, डायरेक्ट डिफिनेशन पर। जनरल डिफिनेशंस क्या है कि भाई न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। atomic radius of any element can't be determined accurately, आप निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है। एटम इज टू स्मॉल, कोई कहे क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस नहीं, अब इट इज डिफिकल्ट, कोई कहे हाइड्रोजन नहीं, इट इज टू डिफिकल्ट। एक जैसे आप पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के अंदर दो नेचर होता है, वेव नेचर, पार्टिकल। बोर मॉडल ने पार्टिकल नेचर को बताया था, जिसको कहते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो ये नहीं, देखिए हम लोग कंपटीशन में ये अरे ये एटॉमिक सर क्यों लिखा रहे हैं, अरे आप पेपर देखें, स्टेटमेंट दे देता है एटॉमिक रेडियस के बारे में 4 स्टेटमेंट बेस में तो स्टूडेंट और कंफ्यूज करते हैं। तो कंपटीशन में किसी को मामूली चीज नहीं समझनी है, आपको एक एक पॉइंट पर कमांड हो। तो पहली बात, कोई एटॉमिक रेडियस मेजर करने का तरीका बताइए, तो गौर से सुनिए। एक डिफिनेशन ये होती है कि इट इज डिफाइंड एज एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर इलेक्ट्रॉन, बट इस डिफिनेशन से हम एक्यूरेट एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते, इट इज टू डिफिकल्ट। उसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला, एटम इज टू स्मॉल, कोई स्मॉल चीज आपको दे दे, उसका क्या इसका साइज बताओ, नहीं बता सकते आप। दूसरा, शार्प बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिफाइंड, भाई दो दीवार फिक्स्ड है, आप लेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन हैज डिलोकुला, इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर, वो एक पॉइंट पर फिक्स नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द outer electron where the wave nature, where the probability of finding of electron is maximum, न्यूक्लियस से उस पॉइंट तक जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, उसके डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। दैट द रीजन एटॉमिक रेडियस कंबाइंड स्टेट में निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड। अब ये बॉन्ड हो गया, इसका आधा कर दीजिए तो एटॉमिक रेडियस आता, बोलिए हाँ या ना। क्यों लिखा रहता हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसलिए एटॉमिक रेडियस 3 तरह का, कोवालेंट, वंडरवाल एंड मेटालिक। व्हाई रेडियस इज डिफाइंड इज कंबाइंड स्टेट, याद रखिए एटॉमिक रेडियस किसी भी एटम का एग्जैक्ट आप नहीं निकाल सकते, एटॉमिक रेडियस कैन बी डिटरमाइंड इन एटॉमिक रेडियस। उसमें क्या है कि कंबाइन किया तो अब ये हो गया दो, ये इसी को तो बॉन्ड लेंथ कहते हैं, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई, इसी को हाफ कर देंगे। अब बताइए Cl2 है, इसी बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देंगे तो एक पार्टिकुलर एटम का रेडियस आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। बोलिए ना, सबको समझ में आया तो बताइए एटॉमिक रेडियस फ्री स्टेट में निकालना आसान है कि कंबाइंड स्टेट में निकाला जाता है, जल्दी बताइए। एटॉमिक रेडियस किस में निकाला जाता है, जल्दी बोलें। कंबाइंड स्टेट में, वेरी गुड। तो ये सब चीजें याद रखनी है। एटॉमिक रेडियस इज कैलकुलेटेड इन कंबाइंड, दैट द रीजन कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक रेडियस मेटालिक बॉन्ड, वंडरवाल रेडियस वंडरवाल फोर्स भी क्या है, कंबाइन है, भले कमजोर हो स्ट्रांग हो, वो बात यहां पर नहीं की जा रही है, वंडरवाल फोर्स।
तो एटॉमिक रेडियस इज डिटरमाइंड, क्योंकि आप किसी, तो मैं पूरा पॉइंट लिखा देता हूं और इसकी इस पर थ्योरी मजबूत हो, फिर तो हम ऑर्डर सब लिखवाएंगे ही। तो नीचे लिखिए, अच्छे से लिखिए, एटॉमिक रेडियस कल भी 10 बजे है, सेम मीटिंग आईडी है, टाइम पर आएंगे। अब आपको क्लास में अब मजा आना शुरू होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, फिर इसके क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। आप बस इस वाले पार्ट को खूब पर डे पढ़ के आना है, कल से रिजल्ट इसमें बहुत आने वाला है। बोलिए, लिख लिया? यस सर। कंक्लूजन। रुक जाइए सर, अभी नहीं हुआ था। हाँ, लिख लिया फैज? यस सर। कंक्लूजन ये है कि एटॉमिक रेडियस of an element is measured in combined state। ये कंक्लूजन हो गया, ये कंक्लूजन हो गया आपका। लिख लिया आपने? That the reason types of atomic radius, पहला कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस सिंपल कंबाइन स्टेट में निकाला जाता है। इस पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा। कोवेलेंट रेडियस जल्दी जल्दी लिखिए। इट इज डिफाइंड एज half of the distance इनके बाद ऊपर लिख लीजिएगा इनकोवेलेंट मॉलिक्यूल।
कोवेलेंट मॉलिक्यूल का मतलब वही हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। हाफ ऑफ द, ये देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू सेम बॉन्डेड एटम, टू सेम बॉन्डेड एटम। ये HCl के लिए वैलिड नहीं, HCl में फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में फॉर्मूला बताया जाएगा आपको। कोवेलेंट रेडियस अगर वैलिड भी है तो ये सबको मालूम होना चाहिए कि दो सिमिलर एटम के लिए, समझा, कोवेलेंट बॉन्ड में। आगे बढ़े, बताइए सारे लोग, लिख लिया यहाँ तक? तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस वही है, समझिए कि बॉन्ड एक लाइन में बॉन्ड लेंथ का आधा, बस बॉन्ड लेंथ का आधा हो गया। इसमें यह ख्याल रखना है कि दो सिमिलर एटम ही होना चाहिए। अगर दो डिफरेंट एटम होगा, टू सेम बॉन्डेड एटम, अच्छा एक लाइन ऊपर लिख लीजिए, इन सिंगल कोवेलेंट मॉलिक्यूल, सिंगल। एक मिनट, क्या आपने यहां तक लिखा है? सेम बॉन्डेड एटम, इनके बाद लिखा है, इनके बाद वाला काट दीजिए आप, मैं उसको अच्छे से लिखाता हूं। बिटवीन टू सेम बॉन्डेड एटम इन सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इस तरह लिखिए आप। डबल बॉन्ड में भी नहीं, सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड की दोनों लेंथ ऐड हो जाएगी। यहाँ देखिए, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इसलिए इसको कहते हैं SBCR, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू सेम बॉन्डेड एटम इन सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। लिख लिया? यस सर। यस सर। अच्छा चलिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आपको आ गया तो देखिए इस पर क्वेश्चन क्या बना सकता है। SBCR, बताओ SBCR का फुल फॉर्म सारे लोग बोलिए। SBCR का फुल फॉर्म बोलिए। सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस, हाँ। सिंगल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड, हाँ, इज डिटरमाइंड, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। उसके बाद तो ऑर्डर का साइज हम लोग पढ़ेंगे ही। आपको दे देगा A, H2O, B, O3, C, O2, D, H2O2। बताओ इसमें O सिंगल बॉन्ड O कौन वाला, किसमें हम निकाल सकते हैं? कोई बता सकता है, हाँ या ना? मेघना बताएं, ज़ैनब खातून बताएं, सब लोग बताएं। एक का आंसर आ चुका है। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। सैयद तौहीद नबी बहुत ही अजीम शख्सियत हैं। अरे कोई बोले नहीं, चैट बॉक्स में बोलना हो तो बोलो ना। बिहारी जब बोलने को कहता हूं तो बोलता नहीं है। बोलिए बोलिए, हाँ लिखिए। अच्छा ठीक है, इसमें जो आंसर सही है D है। देखिए इसमें तो एक ही है, ओजोन में रेजोनेंस होता है, दोनों में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। ओके, तो इसमें तो हो नहीं सकता। O डबल बॉन्ड O है, H2O2 में हो सकता है। देखिए तो कोई कहेगा सिमिलर एटम, भाई तो सिमिलर है ना, हमको कहा गया O सिंगल बॉन्ड O का। डिड यू अंडरस्टैंड? तो देखिए अब जो अच्छे से पढ़े, अब देखिए एटॉमिक रेडियस में क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए बेसिक से ही हाई लेवल जाना चाहिए। एटॉमिक रेडियस कंबाइंड स्टेट में यहाँ पर कहा गया O सिंगल बॉन्ड O, तो O सिंगल बॉन्ड O तो है, हमें OH का थोड़ी ना कह रहा है। इसलिए देखिए ये डिफिनेशन क्यों लिखा गया, सिंगल बॉन्ड टू सिमिलर एटम, कि जब डिफरेंट एटम आ जाएगा तो फिर वहां भी इसका अलग से निकलेगा, फिर इसका अलग से निकलेगा, फिर इसका अलग से होगा। यहाँ पर लेकिन O सिंगल बॉन्ड O का बोला तो इसका तो निकल सकता है ना। अरे बोलिए हाँ या ना। कोई नहीं बोल रहा है, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ लिख लेना अपना एक्सप्लेनेशन में, यहाँ रेजोनेंस है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो एनसीईआरटी में जो डिफिनेशन है उस पर पीएचडी करना है आपको। इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम इन सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट मॉलिक्यूल। आगे बढ़ें, बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर होगा इसी से। डिफिनेशन तो आप भी जानते हैं,
मेन है एप्लीकेशन पर क्वेश्चन। अरे जैनब खातून नाम के स्टूडेंट को आया? यस सर। वेरी गुड, बहुत तेज हैं आप, वेरी गुड। N2O5, N2O3, C, N2D, N2H4। देखिए N सिंगल बॉन्ड, N निकालना है आपको। तो सबसे पहली बात, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब जिस बेचारे को स्ट्रक्चर देखिए अब नहीं आ रहा है तो उसको परेशानी तो होगी। अब वो हम आपको केमिकल बॉन्ड में पढ़ाएंगे, आपको है ना पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्ड, एक भी क्लास मत छोड़िए। मैं आपको कह रहा हूँ ना, बहुत मजा आएगा। हो सकता है क्या क्लास में मजा ना आए, सर बेसिक बता रहे हैं। बेसिक बताने से फायदा होता है, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि जब टीचर समझा रहा हो तो फिर आप क्रॉस क्वेश्चन ना कर पाए। ठीक है, मेघना का आंसर आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए N2O5 का तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें N बॉन्ड है ही नहीं है, N सिंगल बॉन्ड N है ही नहीं है। N2O3 में निकल सकता है। ओ माय गॉड, हेलो, देखिए इसमें दो आंसर है। हेलो, ये देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं हो सकता। N2H4 में हाइड्राजीन कहते हैं इसको, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन कहते हैं। NH2 ऐसे ऑर्गेनिक में पढ़िएगा, NH2 हाइड्राजीन है ये। तो ये है, दो आंसर सही है इसका। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? डिड यू अंडरस्टैंड? मैंने जानबूझ के Yes. दो दे दिया। हाँ, मैंने जानबूझ के दिया है, एक ही में दो क्वेश्चन ना हो गया। अरे बोलिए ना, हाँ ना ना, Yes, बोलिए sir. सबको समझ में आया? यस। यस हाँ, सर। जिनका डी है वो सही है। हाँ, जिनका डी है वो तो सही है ही है। हाँ, बी पर भी ध्यान देना था। अरे मेघना, आपको समझ में आया साइंटिस्ट? यस सर। हाँ, आप रेगुलर नहीं रहती हैं, रेगुलर रहिए, है ना। आपको निकालना है ना, मैं चाहता हूँ आपका हो जाए ना, नीट में डॉक्टर बने आप। ओके, रेगुलर क्लास कीजिए। डिस्कशन फ्राइडे की क्लास तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन सिर्फ होता है। एकदम रेगुलर रहिए और मजा आएगा। हम चाहते हैं आपके नाम क्या आगे डॉक्टर लगे। C2H2 लिखे, B C2H4, C C2H6, D C3O2, C सिंगल बॉन्ड C निकालना है। बताओ किसमें है? SBCR। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आराम से आंसर दें, बहुत अच्छी बात है। देखिए मिर्जा भाई का, जैनब खातून बेचारी का तो आ ही नहीं रहा है आंसर। ये फैज साहब का भी नहीं आ रहा है। फैज साहब नहीं समझ में आ रहा है आपको? फैज भाई, देखिए जी सर। जैनब का आ गया। समझ में नहीं आ रहा बाबू? जी सर आ रहा। तो देखिए आपको तो डायरेक्ट आंसर सबको देना चाहिए C2H6, क्योंकि सॉरी C2H6 कहाँ है? ये, हाँ ये C सिंगल बॉन्ड C है। ओ माय गॉड, हेलो। बाकी में देखिए ना, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसीलिए ये लाइन लिखना कितना इंपॉर्टेंट था। सिंगल बॉन्डेड कोवैलेंट मॉलिक्यूल, ऊपर ऊपर पढ़ दीजिएगा तो आपसे आंसर नहीं होगा, इसीलिए अच्छे से पढ़ना है। अरे बोलिए सारे लोग। यस सर। यस सर। अरे जैनब खातून को समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो ये हुआ कोवैलेंट रेडियस का डायरेक्ट क्वेश्चंस।
ओके, आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आया या नहीं आया ये भी बोल दीजिए। तीनों क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस सर। खूब पढ़िए खूब। अब आइए दूसरा है मेटाल। अब इसमें क्वेश्चन नहीं है। मेटालिक रेडियस जल्दी जल्दी लिखिए। मेटालिक रेडियस सब में वही होगा, बॉन्ड लेंथ। जल्दी जल्दी लिखिए। इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर, न्यूक्लियर का मतलब भाई न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल। अब मेटल के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता तो कहेंगे एडजेसेंट मेटल एटम इन क्रिस्टलैटिस सॉलिड स्टेट इन क्रिस्टलैटिस। तो जैसे आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपके पास है, समझा? और ये आपके पास तो एडजेसेंट मेटल एटम है, ये दोनों है डी। तो आर मेटालिक हो गया साइंटिस्ट लोग हाफ डी। अरे बोलिए ना, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? जल्दी जल्दी लिख लीजिए। अब आगे बढ़िए। Has everyone noted down? फैज भाई लिख लिया? जी सर लिख लिया। तो टाइम टेबल मालूम हो गया ना आपको साइंटिस्ट? यस सर। हाँ, अब रेगुलर रहिएगा। आपको भी टॉप करना है। वंडरवाल रेडियस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे रेडियस में इंपॉर्टेंट है। ये देखिए वंडरवाल मतलब वंडरवाल फोर्स। सारे लोग बताओ वंडरवाल फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि वीक फोर्स है? जल्दी बोलो। वीक फोर्स है। हाँ वीक फोर्स है। तो वीक फोर्स कहाँ होता है? गौर से सुनिए। या तो ये गौर से दो केसेस में डिफिनेशन होगी। मोनो एटॉमिक हो, गौर से सुनो अच्छे से। मोनो एटॉमिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक है नोबल गैस, मोनो एटॉमिक। दिस इज मोनो एटॉमिक, यह है नोबल गैस। इसीलिए तुम पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज घटती है नोबल गैस को छोड़कर। नोबल गैस की साइज लार्जर होती है। कोई रीजन पूछे? वंडरवाल रेडियस। ये एक्सेप्शनल नहीं है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट जो पढ़ते हैं, जो बुक लिखता है साइज घटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, नोबल गैस को छोड़कर। नोबल गैस में वंडरवाल है, देखिए ये न्यूक्लियस, ये और इस दोनों के बीच में वंडरवाल फोर्स फील हो रहा है बिहारी के बीच में। और ये वंडरवाल फोर्स जो है वो कमजोर है। देखिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं? अरे बोलिए ना, बोलिए ना। तो आर वंडरवाल जो है हाँ आधा हो गया। एक डिफिनेशन ये। दूसरा देखो वंडरवाल फोर्स कहाँ पाया जाता है? Cl, कोई ऐसे पूछे, सारे लोग बताओ Cl2 में कौन सा रेडियस होगा? नॉन मेटल में कौन सा रेडियस अभी पढ़े? बोलो Cl2 में कौन सा रेडियस? कोवेलेंट? अरे बोलो ना। हाँ, अगर तुम्हें सिर्फ Cl2 पूछे तो कहो दोनों, कोवेलेंट भी वंडरवाल भी। अरे सर ये क्या गजब बात हो गई। हाँ, गैस जब कहे तो कहो कोवेलेंट, और Cl2 सॉलिड जब कह दे तो वंडरवाल। This is very important. Very important. Van der Waal radius found in noble gas as well as covalent molecule in solid state. कैसे? देखो मैं मिसाल देता हूं। एक Cl2 ये है, तो देखो ये दोनों ये कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। ठीक है भाई, एक ये हो गया। सॉलिड का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। भीड़ बहुत सारे। एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल ये है, बहुत सारे हैं। तो भाई खुद सोचो ना
क्या ये दोनों बॉन्डेड है कि नॉन बॉन्डेड है? जल्दी बोलो, ये दोनों जो मैंने बता रहा है बॉन्डेड है कि नॉन बॉन्डेड? नॉन नॉन बॉन्डेड। बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड। मेघना, मदिहा सब लोग नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड तो इस दोनों के बीच में फोर्स होगा ना, वंडरवाल फोर्स। अरे बोलिए। यस सर। हाँ, तो Yes, sir. ये रेडियस, ये रेडियस, यही है डी। तो वही कहना। अब खुद सोचो, जितना ये मॉलिक्यूल क्लोज, इसलिए सॉलिड स्टेट में क्या होता है, क्लोज जितना होगा वंडरवाल फोर्स स्ट्रांग होगा, क्लोज जितना होगा डिस्टेंस ज्यादा। लेकिन ये दोनों नॉन बॉन्डेड है, जिसलिए वंडरवाल रेडियस नॉन बॉन्डेड के लिए वैलिड है। नॉन बॉन्डेड, इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two non-bonded atom of adjacent molecule in solid state. बोलिए, आया या नहीं आया? सबको आया? ए भाई, कोई बोल ही नहीं रहा। आया Yes, समझ sir. में? तो ये है वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस कहां कहां कैलकुलेट होता है? सारे लोग बोलो, मिलके बोलो, कहां कहां? मेघना बताइए। अरे मेघना कहां चली गई? जी सर। हाँ, वंडरवाल रेडियस कहां कैलकुलेट होता है? नॉन बॉन्डेड एटम में। ये बात समझ में आई आपको? बोलिए। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. नॉन बॉन्डेड एटम एक तो नोबल गैस होता है। ओके, ये अल्लाह बोलिए ना, कहाँ चली जाती हैं भाई? हाफ ऑफ Yes, इंटरन्यूक्लियर। sir. हाँ, और दूसरा किसमें पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में। किसमें? सॉलिड स्टेट। हाँ, दो मॉलिक्यूल है ना, देखिए ये नॉन बॉन्डेड एटम है ना, तो देखिए हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन नॉन बॉन्डेड atoms of adjacent molecule of two adjacent molecule. देखिए, two in solid state. Any problem? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। No, No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपको कंक्लूड लिखा देता हूं, सारे लोग लिखिए। इसलिए देखिए, पूछा जाएगा नोबल गैस इज लार्जर इन एटॉमिक साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, इन देयर रेस्पेक्ट, जबकि लास्ट में आता है साइज सबसे छोटा होना चाहिए, इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, तो कहिएगा ड्यू टू वंडरवाल रेडियस। ओके स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. तो ज़ैनब खातून कल भी ना आएंगी आप क्लास करने? Yes, sir. हाँ, टाइम टेबल मालूम है ना आपको साइंटिस्ट? अब पुरानी वाली ज़ैनब खातून है ना? Yes, sir. हाँ, गुड गुड, वेरी गुड, याद आ गया मुझे। थैंक यू। रेगुलर रहिए। आपको, आपका नीट है कि जी है? जी सर। ओके, चलिए आगे बढ़े। सबको लिख लिया इन लोगों, आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. आप देखिए नोट, सबसे पहला पॉइंट, ये तो बहुत दफा पूछ चुका है, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। सबसे बड़ी रेडियस वंडरवाल, फिर मेटालिक रेडियस, सबसे छोटी रेडियस कौन है? कोवेलेंट। देखो डायग्राम से भी समझ में आ गया। तो मेटालिक बॉन्ड इतना है, मेटालिक बॉन्ड देखो ये ओवरलैप नहीं कराता है, ये है, समझा? तो इसलिए सबसे बड़ी रेडियस, ये ऑर्डर बहुत दफा पूछ चुका है, करेक्ट ऑर्डर, समझा? वंडरवाल रेडियस अकर्स इन नोबल गैस। जैसे कोई पूछे तुमसे हीलियम का रेडियस बताओ, वंडरवाल रेडियस। Cl2 का बताओ, तो गौर से सुनो, गैस रहेगा तो कोवेलेंट रेडियस, सॉलिड स्टेट में होगा वंडरवाल रेडियस। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बोलिए सारे लोग, लिख Yes, लिया sir. यार? तो चलिए, कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल मुलाकात होगी
ऑर्डर सबकी आप बात करेंगे। ओके।